Welcome, dear students. Myself is Sumit. Today we'll be doing the 8th chapter, Human Health and Disease. In today's lecture, we talk about the acquired diseases in human diseases. In today's lecture, we'll be talking about the disease malaria and a life cycle of the malarial parasite called Plasmodium. In the last lecture, we talk about how the parasite or how the pathogen cause disease and coach postulates. In today's lecture, we'll be focusing on the life cycle of Plasmodium. When we talk about the human diseases, there are two types of diseases. One is congenital disease or genetic diseases, and other one is acquired disease. The genetic diseases should pass from parents to their offspring. The acquired diseases are again of two main types, communicable and non-communicable diseases. The communicable diseases are again of either contagious और नॉन कंटेजियस टाइप. कंटेजियस वो डिजीज जो टच करने से फैलती हैं. The non-communicable diseases include mental diseases, deficiency like the deficiency of any vitamins or anything else, degenerative, some kind of addiction, allergic, and cancers. The communicable diseases are generally caused by protozoans, bacteria, viruses, helminths, and fungi. We have to study all of the communicable diseases caused by protozoans or caused by bacteria, caused by viruses, helminth, and fungi. In today's lecture, we basically talk about the diseases caused by protozoans. प्रोटोजोन्स से जो डिजीज़ हो जाती हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस विच इंक्लूड मलेरिया, एमीबियासिस, ग्रेडिएसिस, जिराडिएसिस, ट्रिप्नोसोमियासिस, लेशमेनियासिस एंड ट्राइकोमोनियासिस. In today's lecture, we emphasis on the disease called malaria. Very important disease. For your examination purpose, this topic is very important, as well as for the competitive examination purpose for NEET etc. मलेरिया, आप लोगों ने मलेरिया का नाम तो सुना ही होगा. देयर इज अल्मोड़ा कनेक्शन ऑफ मलेरिया ऑल्सो. अल्मोड़ा का भी इस मलेरिया से बहुत कुछ लेना देना है. जानते हैं ये मलेरिया पैरासाइट मॉस्कीटो के थ्रू या फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो के थ्रू फैलता है. इस बात के बारे में जानकारी दी थी जिन्होंने, उनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस, जो कि एक डॉक्टर थे, जो कि बॉर्न हुए थे अल्मोड़ा में. ये अल्मोड़ा में ही पैदा हुए थे और सबसे पहले इन्होंने ये बात बताई थी. सो मलेरिया के ज़रा नेम पे जाते हैं. ये जो नेम जो मलेरिया रखा गया, क्यों? ये दो नाम से मिलके बना गया. एक है मेल और एक है एयर. मेलेयर से मलेरिया बना. मेल का मतलब होता है फाउल और फाउल स्मेलिंग है एयर. तो जो बदबू आ रही है, बदबूदार एयर से ही इसका नाम मलेरिया पड़ा. क्योंकि देखा ये गया था कि क्यों इसका ऐसा नाम पड़ा, क्योंकि जहाँ कीचड़ होते थे, जहाँ बहुत ज़्यादा बदबू आती थी, वहीं मलेरिया पहले फैलता था, जब तक ये पता नहीं था कि मलेरिया किस तरीके से फैल रहा है. इसके बाद लेंसिस ने 1717 में फर्स्ट सस्पेक्टेड अ रिलेशनशिप बिटवीन स्वैम्प मलेरिया एंड मॉस्किटो. इन्होंने कहा भाई इनके बीच में कोई एक रिलेशन है.
ऐसे ही लेवरन जो थे, इन्होंने सबसे पहले प्लाज्मोडियम की खोज की, जो कि एक प्रोटोजोआ है जिसके थ्रू मलेरिया फैलता है, जो कि मलेरिया पैरासाइट हम कहते हैं। In 1897, son Ronald Ross, who is a doctor and born at Almora, established that malaria parasite is transmitted by the bite of फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो की बाइट से मलेरिया होता है, ये सबसे पहले किसने बताया था? सर रोनाल्ड रॉस ने। ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन। और एक और क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या नीट में पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी स्टेज देखी थी। सर रोनाल्ड रॉस ने प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के स्टोमक वॉल पे ऊसिस्ट स्टेज देखी थी। तो यू हैव टू रिमेंबर इट। कौन सी स्टेज देखी थी? ऊसिस्ट स्टेज। ये ऊसिस्ट स्टेज क्या होती है, इसको हम लेटर ऑन इस पे हम बात करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मलेरियल पैरासाइट की, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की जो लाइफ होती है वो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है। डाइजेनेटिक मतलब ऐसी लाइफ साइकिल जो दो होस्ट में कंप्लीट हो, दो अलग अलग होस्ट में, दो अलग अलग एनिमल्स में कंप्लीट हो। तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। मलेरिया का पैरासाइट यानी कि जो प्लाज्मोडियम है, इसकी भी लाइफ साइकिल जो है वो डाइजेनेटिक है, क्योंकि ये दो होस्ट में कंप्लीट होती है। द फर्स्ट वन इज द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो एंड द सेकेंड वन इज ह्यूमन बींग्स। अब अगर दो होस्ट होंगे तो उनमें से एक होस्ट प्राइमरी होस्ट होगा या डेफिनेट होस्ट होगा, और दूसरा होस्ट जो है वो सेकेंडरी होस्ट होगा या इंटरमीडिएट होस्ट होगा। तो जनरली हम मानते हैं बायोलॉजिकली द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इज द प्राइमरी होस्ट वाइल द ह्यूमन बींग्स आर द सेकेंडरी होस्ट। ये प्राइमरी होस्ट किसे मानते हैं हम और सेकेंडरी होस्ट किसे मानते हैं? व्हाई नॉट ह्यूमन इज प्राइमरी होस्ट एंड फीमेल एनोफ्लीज इज सेकेंडरी होस्ट? इसका रीज़न ये है कि जनरली जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल होगी उसे हम प्राइमरी होस्ट मानते हैं, और जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ए सेक्सुअल फेज होगी लाइफ साइकिल की उसे हम सेकेंडरी होस्ट मानते हैं। सो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ हम स्पोरोगेमी कहते हैं। ठीक है ना? तो स्पोरोगेमी या सेक्सुअल फेज जो होती है वो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो में होती है, इसलिए फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट है। और ह्यूमंस में ए सेक्सुअल फेज होती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे हम सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। और ए सेक्सुअल फेज को हम बोलते हैं सिजोगेमी। सो स्पोरोगेमी इज द सेक्सुअल फेज एंड सिजोगेमी इज द एसेक्सुअल फेज। बट अगर हम क्लिनिकली बात करें, देखिए दो तरीके से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लिनिकली द प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन। क्लिनिकली का क्या मतलब है कि किसको इस इन्फेक्शन से असर हो रहा है, किसको फीवर आएगा, किसको प्रॉब्लम होगी, वो होगी ह्यूमन को। तो इसलिए ह्यूमन प्राइमरी होस्ट है क्लिनिकली, बट बायोलॉजिकली मॉस्किटो इज द प्राइमरी होस्ट। नाउ कम टू द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। हम मेन टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप इसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स पे या डायरेक्टली मेरे नंबर पे मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हमने पहले ही बोला था कि ये दो होस्ट में कंप्लीट होता है। तो पहले हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल इन ह्यूमन। इसमें आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल ध्यान से याद रखनी है। एक तो ये पहला ही पॉइंट जो मैंने इसमें लिखा है वो ये है कि द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजॉइड। प्लाज्मोडियम की वो स्टेज जो इन्फेक्शन फैलाती है, इन्फेक्शियस स्टेज जो है वो स्पोरोजॉइड है। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इट। प्लाज्मोडियम की वो फेज जो इन्फेक्शन फैलाती है उसे हम स्पोरोजॉइड कहते हैं। व्हेन मॉस्किटो बाइट्स इट रिलीजेस इट्स सलाइवा इन अवर ब्लड। कौन सी मॉस्किटो बाइट? देखो मॉस्किटो तो बहुत सारे हैं, कोई भी मॉस्किटो बाइट करेगा वो अपना सलाइवा जो है ह्यूमन के ब्लड में प्लेस करेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केवल फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की। और ये बात आप लोगों को पता है, नहीं भी पता है तो सुन लीजिए कि केवल फीमेल मॉस्किटो ही काटती है, मेल मॉस्किटो कभी भी बाइट नहीं करता। वाई? फीमेल मॉस्किटो ही क्यों काटती है? क्योंकि फीमेल मॉस्किटो को अपने एक्स को नरिशमेंट देने के लिए
ह्यूमन ब्लड की हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अपने एक्स को, उस oocytes को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए फीमेल मॉस्किटो को ज़रूरत होती है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की, और वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन उसको मिलता है ह्यूमन से। अब ये ह्यूमन से इसको ग्लोब्यूलिन प्रोटीन तो मिलेगा, लेकिन कैसे ये जो फीमेल मॉस्किटो है ये अट्रैक्ट होगी, क्योंकि भाई हमने पहले ही कहा या तो ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन खाती है जिससे इसको, या फिर इसको रिक्वायरमेंट होती है सीरम एल्ब्यूमिन। एक सीरम है एल्ब्यूमिन, है ना, जो कि ब्लड में पाई जाती है। इसी ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, इसको ये नरिशमेंट ऑफ एक्स के लिए इसकी ज़रूरत होती है। और कैसे ये फीमेल मॉस्किटो ह्यूमंस की ओर अट्रैक्ट होती है उसका भी रीज़न है। अट्रैक्ट क्यों होती है ह्यूमंस की ओर, इसका एक बड़ा रीज़न है मॉस्किटो क्यों ह्यूमंस की ओर अट्रैक्ट होते हैं। इसका रीज़न है CO2 जो हम एक्सहेल करते हैं, ये CO2 की ओर अट्रैक्ट होते हैं। इसके अलावा जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो भी इनके लिए सूटेबल है। और एक और चीज़ इसको इसमें ज़रूरत होती है, जो हमारा जो स्वेट होता है उसमें एक प्रोटीन होती है एलुमिनस जिसे हम कहते हैं, वो भी इनको अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। एनीवेज, सो अब देखिए क्या होगा व्हेन मॉस्किटो बाइट्स। जब भी मॉस्किटो बाइट करेगा, इट रिलीजेस इट्स सलाइवा इन अवर ब्लड, इन ह्यूमन ब्लड। जैसे ही कोई भी मॉस्किटो बाइट करेगी ह्यूमन को, मॉस्किटो के बाइट करते ही मॉस्किटो का जो सलाइवा है वो ह्यूमन ब्लड में चले जाएगा। और ये बात आप ध्यान से रखिएगा कि जो सलाइवा होता है इसमें एक एंटी कोगुलेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एनोफिलिन। एनोफिलीज के सलाइवा में एक एंटी कोगुलेंट होती है जो ब्लड को कोगुलेट करना नहीं देता, ब्लड का को जमने नहीं देता, जिसे हम नाम देते हैं क्या, एनोफिलिन। तो ये एनोफिलिन सलाइवा के थ्रू ह्यूमन के ब्लड में चले जाता है, जिससे ह्यूमन का ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता। और ये जो एनोफिलीज मॉस्किटो है ये इसको आसानी से ब्लड को सक कर लेती है। 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड को ये सक कर लेती है। अब अगर ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, इफ़ द मॉस्किटो इज़ नॉन इन्फेक्टेड, तो उसने अपना भाई ह्यूमंस पे आया, उसको बाइट किया, ब्लड को सक किया, सलाइवा मिक्स किया और चले गया, नो प्रॉब्लम। बट इफ़ द मॉस्किटो इज़ इन्फेक्टेड, अगर मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, अगर इस मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम है, तो इसकी सेलिवरी ग्लैंड पे इसकी एक स्टेज पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजॉइड, जो मैंने पहले भी कहा कि ये एक इन्फेक्टेड स्टेज है। तो ये स्पोरोजॉइड्स थे इसके कहाँ, सेलिवरी ग्लैंड में। और जैसे ही मॉस्किटो ने ह्यूमन को बाइट किया, इसके सलाइवा के साथ thousands of sporozoites are also released into blood। तो ये चले जाएंगे ब्लड, और वहाँ से ये ब्लड से ये सीधे ब्लड सर्कुलेशन, अब कहीं भी काटे, या हाथ में काटे, पाँव में काटे, या माथे में काटे, वहाँ से ये ब्लड के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सीधे पहुँच जाएंगे कहाँ, लीवर में। और लीवर में ये एक स्टेज जाएंगे जिसे हम लीवर सिजोंट स्टेज कहेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही ये लीवर में गए, द पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम की जो स्पोरोजोइट से लीवर में गए, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अब यहाँ से ये ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे, जिसे हम बोलेंगे सिजोगेमी। कहाँ शुरू करेंगे, इन लीवर सेल्स। एंड देन द लीवर सेल बस्ट एंड पैरासाइट रिलीज इनटू ब्लड। फिर लीवर में ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, लीवर सिजोंट स्टेज बनाई, फिर से ये लीवर सेल्स बस्ट हुई, और लीवर सेल बस्ट होने से ये पैरासाइट फिर से कहाँ आ गए, ब्लड में। देखो, ब्लड से लीवर में गए, लीवर से फिर किस में आ गए, ब्लड में। और ब्लड से ये कहाँ पहुँच गए, आरबीसी। देखिए, इनका मेन टारगेट हमेशा आरबीसी है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में ही इनको हीमोग्लोबिन प्रोटीन मिलेगी, और इनका बेसिक फूड है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। नाउ इन आरबीसी दे फीड्स ऑन हीमोग्लोबिन। किसको फीड करेंगे, हीमोग्लोबिन। क्या करते हैं ये, हीमोग्लोबिन को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, हीम एंड ग्लोबिन। इनका मतलब है ग्लोबिन से, और इस ग्लोबिन को ये यूटिलाइज कर लेंगे, खा लेंगे नरिशमेंट के लिए। और इस फीडिंग स्टेज को जब ये फीड करते हैं, देखिए आप जरा ध्यान रखिएगा, जब ये इन्फेक्शन कर रहे थे उस स्टेज को हमने नाम दिया था स्पोरोजॉइट, लेकिन जब ये फीड करते हैं, इस फीडिंग स्टेज को
जब ये हीमोग्लोबिन को खाना शुरू करते हैं, फीड्स ऑन हीमोग्लोबिन, इस स्टेज को हम नाम दे देते हैं ट्रोफोजॉइट। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, स्पोरोजॉइट एंड ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट फीडिंग स्टेज है, स्पोरोजॉइट इन्फेक्टिव स्टेज है। अब क्या होगा भाई, ग्लोबिन को तो इन्होंने खा लिया, बचा कौन, हीम। हीम जो है इज एन आयरन कंटेनिंग पार्ट एंड इट गेट डिपोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। ये अगर ये हीम है तो ये धीरे धीरे आयरन कंटेनिंग है, ये डिपॉजिट होते रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, और इसको हम नाम दे देंगे हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। एंड दिस स्टेज, और इस स्टेज को जब हम ये हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, इस स्टेज को हम बोल देते हैं स्कफनर्स डॉट्स स्टेज। ये थोड़े थोड़े डॉट्स के फॉर्म में दिखेंगे, स्कफनर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, तो इसी को हम नाम दे देते हैं स्कफनर्स डॉट्स स्टेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ मीरोजॉइट्स आर फॉर्म्ड इन आरबीसी। अब देखिए क्या हो रहा था, ट्रोफोजॉइट ने आरबीसी को खाते रहे और ये आरबीसी में है। अब आरबीसी के अंदर बहुत सारी एक नई स्टेज बन जाएगी जिसे हम बोलेंगे मीरोजॉइट्स। अब ये आरबीसी जो है, लेट अस सपोज दिस वन इज आरबीसी, इसके अंदर बहुत सारे मीरोजॉइट्स बन जाएंगे और इसे हम बोल देंगे ब्लड सिजोंट, आरबीसी सिजोंट स्टेज। और ये बहुत सारे बनेंगे, ये रोसिटी स्टेज में होंगे। फिर क्या होगा, जब ये बहुत सारे बन गए, इट गेट बस्ट, ये बस्ट हो जाएंगे, कुछ इलोंगेटेड हो जाएंगे और यहाँ से इसके टूटने से ये बाहर को आ जाएंगे। आरबीसी बस्ट एंड मीरोजॉइट्स आर रिलीज इनटू ब्लड। समझे? अब क्या होगा भाई आगे, बस्टिंग ऑफ आरबीसी कोइंसाइड्स विथ फीवर। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बस्टिंग ऑफ आरबीसी, जब भी आरबीसी बस्ट होती है, इसके टूटने से फीवर आता है या जो भी सिम्टम्स आते हैं। और ये जिस दिन मॉस्किटो ने बाइट किया था उसके अराउंड 14 डेज से शुरू होता है, क्योंकि 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है प्लाज्मोडियम विवैक्स का। यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जहाँ से सिम्टम्स अपीयर होते हैं, यानी कि 14th डे से ये अपने आप सिम्टम आरबीसी टूटेगी, यानी कि इस यहाँ तक की स्टेज में आने में 14 डेज लग जाएंगे। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। सो नाउ द मीरोजॉइड्स इन्फेक्ट न्यू। अब देखिए आरबीसी के अंदर मीरोजॉइड बने, मीरोजॉइड बाहर आए और मीरोजॉइड ने नई आरबीसी को फिर से इन्फेक्शन किया, साइकिल को रिपीट करते रहे और कुछ सम मीरोजॉइड्स चेंज इनटू सेक्सुअल स्टेज कॉल्ड गैमीटोसाइट्स। कुछ जो ये कुछ जो मीरोजॉइट्स होते हैं, अब देखो सपोज 100 मीरोजॉइट्स आर देयर, उनमें से 90 तो यही साइकिल को रिपीट करते रहेंगे, फिर आरबीसी के अंदर जाएंगे, फिर अपने नंबर बढ़ाएंगे, फिर आरबीसी बस्ट होगी, फिर मीरोजॉइट लिबरेट होगी। लेकिन जो 10 थे, रिमेनिंग जो 10 थे, वो सेक्सुअल स्टेज या गैमीटोसाइट या गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाते। आ गई थी बात समझ में? क्या हुआ जरा देखिए, कहाँ से शुरू हुआ था। सबसे पहले स्पोरोजॉइट्स थे मॉस्किटो में, मॉस्किटो ने बाइट किया, स्पोरोजॉइड आ गए ब्लड में, ब्लड से गए लिवर में, लिवर में बनाया लिवर सिजोंट, लिवर में क्या बना दिया था, लिवर सिजोंट। यहाँ इन्होंने जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया। ठीक, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद ये यहाँ से लिवर सिजोंट से बाहर निकले, लिवर से चले गए ये आरबीसी में, आरबीसी के अंदर इन्होंने हीमोग्लोबिन को खाना शुरू किया। जब ये हीमोग्लोबिन को फीड करते हैं तो इन्हें हमने बोल दिया ट्रोफोजॉइड। फिर ये ट्रोफोजॉइड्स जो हैं ये ट्रोफोजॉइड्स जो हैं ये हीमो इसमें जो हीम थी वो बच गई थी, वो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट हो गई। इसे हमने बोला था स्कफनर डॉट स्टेज। फिर ये जो जब इन्होंने ईट अप कर लिया, इसके बाद ये आरबीसी के अंदर बन गए, किस में, मीरोजॉइट्स में कन्वर्ट हो गए। और मीरोजॉइट्स जो हैं ये कंटिन्यूसली आरबीसी को बस्ट करके न्यू आरबीसी को फीड ऑन करते रहेंगे। और कुछ मीरोजॉइट्स जो हैं वो सेक्सुअल स्टेज या गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये गैमेटोसाइट्स जो हैं माइग्रेट हो जाएंगे इनटू सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन।
स्किन की ओर आ जाएंगे, क्योंकि फिर से ये अब देखिए ये सेक्सुअल स्टेज है, सेक्सुअल फेज जो है वो मॉस्किटो में होती है। यहाँ से ये गैमेटोसाइट अब मॉस्किटो में चले जाएंगे, यानी कि ह्यूमन से किस में जाना है इनको, अब मॉस्किटो में। सो व्हेन ब्लड इज सक्ड बाय मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, पैरासाइट एंटर्स इनटू द मॉस्किटो। ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये मॉस्किटो के अंदर पहुंच जाएंगे। नाउ द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब मॉस्किटो में चले गए, मॉस्किटो में कौन गए थे, गैमेटोसाइट्स। ठीक है, गैमेटोसाइट्स दो तरीके के होंगे, कुछ साइज में बड़े होंगे, कुछ साइज में छोटे होंगे। माइक्रो गैमेटोसाइट्स होंगे और मैक्रो या मीजो गैमेटोसाइट्स होंगे। ये गैमेटोसाइट्स आपस में फ्यूज करेंगे, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो स्टोमक, मॉस्किटो के स्टोमक में फर्टिलाइजेशन होगा। इससे क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट इलोंगेट्स साइज में, सपोज ये जाइगोट बना था, दो गैमेटोसाइट के फ्यूज होने से जाइगोट इलोंगेट हो जाएगा और मोटाइल हो जाएगा, यानी कि मूव करने वाला हो जाएगा। इसे हम नाम दे देंगे ऊकाइनीट या वर्मिक्यूल। वर्मिक्यूल नाम या ऊकाइनीट नाम दिया है, वर्मिक्यूल नाम दिया है क्योंकि ये वॉर्म लाइक कीड़ों की तरह मूव करना लग जाएगा। नाउ ऊकाइनीट चेंज इनटू ऊसिस्ट, ऊकाइनीट से ही क्या बन जाएगा, ऊसिस्ट। और हमने बोला था आपसे, रोनाल्ड रॉस ने ये ऊसिस्ट स्टेज ही देखी थी मॉस्किटो में। फिर इनसाइड ऊसिस्ट स्पोरोजॉइड्स आर फॉर्म्ड। अब इस ऊसिस्ट के अंदर फिर से वही इन्फेक्शियस स्टेज, स्पोरोजॉइड्स बनेंगे जो कि रिलीज्ड इनटू द बॉडी ऑफ मॉस्किटो, जिसे हम हीमोसील कहते हैं, वहाँ रिलीज हो जाएंगे और वहाँ से माइग्रेट इनटू द सेलिवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो की कहाँ जाएंगे, सेलिवरी ग्लैंड में आ जाएंगे। फिर अगर ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटती है तो ये इन्फेक्शियस स्टेज या स्पोरोजॉइड्स जो हैं ये उस पर्सन के ब्लड में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल। देखिए क्या हुआ था, आप समझ गए थे ना। सबसे पहले क्या स्टेज आई थी, सबसे पहले स्टेज आई थी स्पोरोजॉइड। ठीक है, स्पोरोजॉइट कहाँ पहुँच गए थे, पहले ब्लड में, ब्लड से कहाँ गए, लिवर में, लिवर में इन्होंने बनाया था लिवर सिजोंट। कौन सी स्टेज बनाई थी, लिवर सिजोंट। फिर लिवर सिजोंट से ये आ गए थे कहाँ, आरबीसी में। ठीक है, आरबीसी में इन्होंने क्या किया था, हीमोग्लोबिन को खाना शुरू किया था। और यहाँ इन्होंने जब इसको खाना शुरू किया था तो इन्होंने बनाए थे ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट से फिर ये किस में कन्वर्ट हो गए थे, मीरोजॉइट्स में। मीरोजॉइट ने ये वाली साइकिल को रिपीट किया था और कुछ मीरोजॉइट जो थे वो गैमेटोसाइट में बदल गए थे। फिर गैमेटोसाइट से जाइगोट, जाइगोट से हमने अभी देखा था, जाइगोट से ऊकाइनीट, ऊकाइनीट से ऊसिस्ट और ऊसिस्ट से फिर से अगर हम देखते हैं तो ये बन गए थे क्या, स्पोरोजॉइट्स। सो ये इसकी लाइफ साइकिल थी। कौन कौन सी स्पीसीज मलेरिया फैलाती हैं, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। मोस्ट डेंजरस इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि एक ब्लैक वाटर फीवर फैलाती है, जिसे सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं हम। ब्लैक वाटर इसलिए क्योंकि यूरिन का कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है इसमें। सबसे कॉमन प्लाज्मोडियम विवेक्स, इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज का है। जो रिपीटेशन ऑफ फीवर होगा वो आफ्टर एवरी 48 आवर्स। इसका इंक्यूबेशन पीरियड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का 12 डेज का है और रिपीटेशन ऑफ फीवर भी 48 आवर्स है। अगर हम प्लाज्मोडियम मलेरी की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 28 डेज है और रिपीटेशन ऑफ फीवर है 72 आवर्स। प्लाज्मोडियम ओवेल जो है ये सबसे कम पाया जाता है, अफ्रीकन कंटिनेंट्स में होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 डेज। सिम्टम्स क्या होते हैं मलेरिया के, रेस्टलेसनेस एंड स्लीपलेसनेस, मस्कुलर पेन, हेडेक और चिलीनेस। कंट्रोल कैसे कर सकते हो, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, वैसे तो इसको ठीक करने का बेसिक कोई तरीका नहीं है, लेकिन नेशनल मलेरियल इरेडिकेशन प्रोग्राम भी है, NMEP।
इसके अंदर इसको हम प्रिवेंशन की कोशिश करते हैं इन्फेक्शन की, और अगर हो गया तो फिर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल भी हो सकता है। कई ये जो मॉस्किटो हैं, इसके जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है, इसके जो दुश्मन स्पीसीज हैं, जो दुश्मन इंडिविजुअल हैं, उनको हम बात करते हैं। जैसे डक्स, जहाँ डक्स होती हैं वो मलेरिया के लार्वा को, सॉरी, इनके लार्वा को, मॉस्किटो लार्वा को ग्रो होने नहीं देता। ऐसे ही लार्विवोर फिश है, गेम्बूसिया का नाम सुना होगा, इसे मॉस्किटो फिश भी कहते हैं, ये मॉस्किटो के लार्वा को खा लेती है। ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो ट्रीटमेंट शुरू हुआ था वो था क्विनिन। ये एक ओल्डेस्ट ड्रग है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, लेकिन अब ये यूज़ नहीं होती क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। अब बहुत सारी एंटी मलेरियल ड्रग बन गई हैं, जैसे पेल्यूड्रिन है, क्लोरोक्विनिन है, ये सारी ड्रग्स हम देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।